Hello students, welcome to NCERT online classes. Today we will cover class 7 SST chapter number 2 Understanding the weather. In this chapter we will come to know how can we measure and monitor the weather around us. How do weather predictions help us prepare for events like heavy rains, storms, drought and heat waves. ये सब पता करने के लिए सबसे पहले हमें वेदर के एलिमेंट्स की जानकारी होना जरूरी है. So, first of all, we will learn about elements of weather. Weather and its elements. You wake up one winter morning and shiver. You reach for thick clothes to keep yourself warm. In the summer, you choose clothes that keep you cool and comfortable. You are responding to your body's signal. Your body is sensing the weather. सर्दियों में सुबह हम जब उठते हैं तो हमें ठंड लगती है और कांपने लगते हैं और कांपते कांपते हम गर्म कपड़ों को ढूंढने लगते हैं और गर्म कपड़े पहनकर ही हम बाहर निकलते हैं. लेकिन गर्मियों में इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है. तब हमें ठंडा रखने वाले और कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं. इसका मतलब ये है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी कुछ सिग्नल्स दे रही है और वो सिग्नल्स वेदर के अकॉर्डिंगली हैं. अगर सर्दी है तो गर्म कपड़े चाहिए, अगर गर्मी है तो ठंडे कपड़े चाहिए. अभी हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी वेदर के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है. तो अब हम पढ़ेंगे वेदर है क्या. वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. बट व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? इन सिंपल टर्म्स it is the layer of gases that surround some planets. In the case of our planet, we call these gases air. तो वेदर एटमॉस्फेयर का वो वाली परिस्थिति है या वो वाली कंडीशन है जो किसी एक टाइम पर और एक जगह पर पाई जाती है. मतलब कि किसी एक जगह पर किसी एक टाइम पर मिलने वाली जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको वेदर कहते हैं. अब इसमें एक नया वर्ड आ रहा है एटमॉस्फेयर. तो वो क्या है? एटमॉस्फेयर हमारे धरती के चारों तरफ जो गैसेस का लेयर्स हैं उसको कहते हैं. ये लेयर्स बहुत सारी होती हैं तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले एटमॉस्फेयर को वेदर से रिलेट करके पढ़ेंगे. अब बोल रहे हैं कि धरती के चारों तरफ जो लेयर्स हैं उनको एटमॉस्फेयर बोला जाता है. तो उस लेयर में एक जगह पर किसी एक टाइम पर कैसी कंडीशंस है वो वहाँ का वेदर हो जाता है. जैसे सुबह के समय किसी जगह मान लीजिए एक्स पर टाइम मान लीजिए मॉर्निंग के टाइम क्लाउड्स हुए हैं तो इसका मतलब सिटी एक्स में मॉर्निंग के टाइम वेदर क्लाउडी है तो ये उसका वेदर कहा जाएगा. यहाँ पर वेदर की डिफरेंट लेयर्स की बात की गई है. अब उनको डिटेल में पढ़ेंगे. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर टू अ केक विद सेवरल लेयर्स. जैसे कि एक केक में बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसी तरह से एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रीथ. It is also where almost all weather phenomenon which we will explore in this chapter take place. The troposphere extends to a height of 6 to 18 km from the ground. It is less thick at the poles where the cold air contracts and thicker in the tropical zone where the warm air expands. You will study more about the other layers in your science class. अब troposphere है क्या? धरती के सबसे नजदीक वाला जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं और यही लेयर है जहां पर सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस रहते हैं और सांस लेते हैं. यहीं पर हर तरह के वेदर फिनोमिना होते हैं. इसका मतलब है जो कोई भी मौसम हम एक्सपीरियंस करते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, वो सब के सब इसी लेयर में पॉसिबल हैं. इसके ऊपर की लेयर्स में कोई भी वेदर नहीं होता. ट्रोपोस्फियर की विड्थ इस चीज पर डिपेंड करती है कि एयर कितनी हाइट तक फैली हुई है. वैसे इसकी विड्थ 6 to 18 किलोमीटर तक होती है लेकिन पोल्स पर इसकी विड्थ कम होती है क्योंकि पोल्स पर हवा सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिसके कारण
वहाँ पर हवा की विड्थ कम हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कॉटन ट्रोपोस्फियर की विड्थ पूरी अर्थ पर सेम नहीं है, पोल्स पर इसकी विड्थ कम हो जाती है। इसका कारण ये है कि पोल्स पर हवा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है। इसलिए पोल्स पर ट्रोपोस्फियर की विड्थ 6 to 8 किलोमीटर रह जाती है, जबकि दूसरे रीजन्स जैसे कि इक्वेटर के पास जहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर हवा गर्मी के कारण फैल जाती है और वो काफी हाइट तक ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर ट्रोपोस्फियर की हाइट 18 किलोमीटर तक होती है। ह्यूमंस द्वारा अर्थ पर की जाने वाली ज्यादातर एक्टिविटीज इसी लेयर में की जाती है, चाहे वो वेदर मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज हो या एविएशन मतलब कि प्लेन्स वगैरह उड़ाना, ये सब ट्रोपोस्फियर में ही किया जाता है। वी यूज मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वेदर: हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी एंड सो ऑन. They describe the different ways in which we experience the elements of weather. जैसे कि हम जानते हैं, हम वेदर को अलग अलग वर्ड से बुलाते हैं, जैसे गर्म होना, ठंडा होना, बारिश वाला मौसम, बादल वाला मौसम, उमस भरी गर्मी, बर्फीला मौसम, तूफानी मौसम और बहुत से नाम हैं जिनसे हम वेदर को डिस्क्राइब करते हैं। ये सब के सब वेदर के एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। What are some of the words in your local language that you use to describe the weather? Hot, cold, warm, chilly, crisp, pleasant and so on are commonly used terms in English. अलग अलग एरियाज में वेदर को अलग अलग वर्ड्स से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे इंग्लिश में हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, क्रिस्प या प्लेजेंट ये कॉमन वर्ड्स हैं जिनसे हम वेदर को डिस्क्राइब करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर, अब हम वेदर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज। टेम्परेचर हमें बताता है कि एटमॉस्फेयर कितना गर्म या ठंडा है। प्रेसिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। आसमान से किसी भी रूप में पानी का गिरना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। आसमान से पानी सिर्फ रेन के फॉर्म में ही नहीं आता, बल्कि स्नो फॉर्म में भी आता है, जहाँ पर ज्यादा ठंड होने के कारण पानी स्नोफ्लेक्स में जम जाता है और धरती पर स्नोफॉल करता है। उसी तरह से जब पानी और बर्फ का मिक्सचर होता है उसे स्लीट कहते हैं और वो धरती पर गिरता है। हेल तब कहा जाता है जब पानी जमकर हार्ड बॉल्स में चेंज हो जाता है और धरती पर गिरता है, जिसे ओले भी कहा जाता है। थर्ड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? The weight of air above us felt on the earth's surface. धरती पर रहते हुए हमें अपने आप पर हवा का दबाव लगता है, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। खुद पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करने का कारण ये है कि धरती के पास वाली लेयर्स में हवा के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण हमें उनका वेट महसूस होता है। लेकिन धरती से ऊपर वाले लेयर्स में मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा नहीं होते, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये लूज हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा वेट महसूस नहीं होता। नेक्स्ट इज विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। हवा जब चलती है तो उसे विंड कहते हैं। विंड की स्टडी करते समय सिर्फ हवा का चलना या उसकी स्पीड ही नहीं देखी जाती, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी स्टडी की जाती है। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स भी हैं। उन वाटर वेपर्स का कितना कंटेंट है वही ह्यूमिडिटी बतलाता है। स्लीट का मतलब होता है फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन। हेल, स्मॉल hard balls of ice that fall from the sky like rain. Water vapors. Water vapor is water in gaseous instead of liquid form. Think about it. Let us imagine that Krishnan from Chennai is speaking with Amir in Kashmir. Krishnan tells Amir that it has become chilly in Chennai after it rained the previous night. Amir asks him how cold it is. How will Krishnan explain to Amir how cold it is?
After all, what is cold for Krishnan may be quite pleasant for Amir. अब एक बच्चा कृष्णन जो चेन्नई में रहता है वो कश्मीर में रहने वाले आमिर से बात करता है और उसे बताता है कि रात को बारिश होने के बाद चेन्नई में ठंड हो गई है। आमिर उससे पूछता है कि कितनी ठंड हो गई है। कृष्णन उसे कैसे बताएगा कि कितनी ठंड हो गई। इसके लिए हमें कुछ मेजरिंग स्केल्स चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हम बता सकें कि ठंड कितनी हुई है, और शायद जो कृष्णन को ठंड लग रही है वो आमिर के लिए ठंड ना होकर प्लेजेंट वेदर हो। एज यू कैन सी, it would be difficult for Krishnan to convey his sense of chilliness to Amir unless there is a commonly agreed way to measure the temperature. It is the same with other elements of the weather. In this chapter, we will learn how we measure the weather using common standards. अब जब तक एक कॉमन मेजरिंग स्केल नहीं होगा तब तक कृष्णन आमिर को बता नहीं सकता कि कितनी ठंड हो गई है। उसी तरह से बाकी जो वेदर के एलिमेंट्स जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड भी कोई कॉमन मेजरिंग स्केल होना चाहिए ताकि हम ये पता लगा सके कि ये एलिमेंट्स किसी जगह पर कितने ज़्यादा या कितने कम हैं। इस तरह के कॉमन मेजरिंग स्केल को कॉमन स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। What do you think could be some other reason to measure the weather more precisely? Think how knowing the weather a few hours or a few days in advance would help you plan some activity. इन measures के अलावा भी क्या कोई methods हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि weather exactly कैसा है, और क्या हम weather को कुछ घंटे और कुछ दिन पहले forecast कर सकते हैं, मतलब उसको एडवांस में पता कर सकते हैं। forecast का मतलब होता है to predict or find out in advance, in our case the weather. फोरकास्ट का मतलब है कि एडवांस में पता लगा लेना। यहाँ पर हम वेदर फोरकास्ट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है एडवांस में पता लगाना कि आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में वेदर कैसा होगा। फ्रॉम अर्ली टाइम्स ह्यूमंस हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड नेचर एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल्स टू फोरकास्ट द वेदर, ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, एंड्स कैरिंग एग्स, स्क्विरल गैदरिंग नट्स, frogs croaking loudly, or even the opening and closing of pine cones provided valuable information about coming rain or storms. This knowledge has been passed down from generation to generation. Even today, in many parts of India, people use traditional ways to predict the weather, especially the arrival of the monsoon. Earlier time से ही humans ने nature को देखकर ये पता लगाना सीख लिया है कि weather कैसा होगा। जैसे कि अगर ants अपने एग्स उठाकर ले जाने लग जाएं तो इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। उसी तरह से अगर फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा क्रॉक करने लग जाएं तो इसका मतलब भी होता है कि बारिश होने वाली है, और वेस्टर्न घाट्स में इसी तरह से बारिश का पता लगाया जाता है। अगर बर्ड्स आसमान में नीचे उड़ने लग जाएं इसका मतलब होता है कि मौसम बदलने वाला है या तूफान आने वाला है। उसी तरह से जब गिलहरी नट्स इकट्ठे करने लग जाए इसका मतलब भी ये होता है कि मौसम चेंज होने वाला है, या तो बारिश आने वाली है या सर्दी पड़ने वाली है। माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाने वाले पाइन ट्रीज पर लगने वाले पाइन कोन्स ह्यूमिडिटी होने पर बंद हो जाते हैं, और जब ड्राई सीजन होता है तब ये खुल जाते हैं। ये भी वेदर को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से मेथड्स हैं जिनसे वेदर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। Talk to elders in your neighborhood and ask them how they predict the weather. What signs do they observe? Document any sayings in your regional language that refer to weather prediction. ऐसे ही आप अपने नेबरहुड में या अपने एल्डर्स से पता कर सकते हो कि वो वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए कौन कौन से इंडिकेशंस को देखते हैं, और उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाना भी वेदर को इंडिकेट करता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। कई बार हमारे एक तरफ माउंटेन्स होते हैं, दूसरी तरफ डेजर्ट। अगर माउंटेन से हवा आएगी तो ऑब्वियसली वो कोल्ड होगी, और डेजर्ट से आएगी तो गर्मी होगी। उसी तरह से अगर हवा ओशन की तरफ से आ रही है तो वो रेन लेकर आएगी। जैसे कि हमने देखा है विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा धूप निकल जाती है तो हमारे एल्डर्स कहते हैं कि
कल को फॉग पड़ेगी। इसका कारण ये है कि जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तो फॉग बन जाती है। बहुत ज़्यादा धूप पड़ने का मतलब होता है कि गर्मी बढ़ गई है ज़मीन पर, लेकिन साथ ही ठंडी हवा भी फ्लो कर रही है। रात को ठंडी हवा उस गर्म हवा के साथ मिल जाएगी तो फॉग बन जाती है और सुबह हमें बहुत सारा फॉग देखने को मिलता है। इसी तरह और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम वेदर के बारे में पता लगा सकते हैं। In the last few centuries, scientists have worked out methods to measure and monitor the elements of the weather with great precision. Based on those inputs, meteorologists try to predict how the weather will behave in a particular region after a few hours or a few days or even few weeks. How do they do it? Do they just look up at the sky and guess? No, they have got some cool gadgets, a few of which we will now look at. कुछ सेंचुरी से साइंटिस्ट जो कि वेदर की मॉनिटरिंग करते हैं, वेदर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही प्रिसीजन के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ वेदर के बारे में बताना शुरू कर दिया है। उन साइंटिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किए गए डाटा की हेल्प से ही मेट्रोलॉजिस्ट वेदर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि किसी भी रीजन में वेदर किस तरह का होगा। वो ये भी बता सकते हैं कि कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद वेदर कैसा होगा। तो वो ये सब कैसे करते हैं? वो सिर्फ आसमान को देखकर वेदर नहीं प्रेडिक्ट करते, बल्कि उनके पास कुछ बहुत ही बढ़िया गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से वो ये करते हैं। और हम उन्हीं गैजेट्स में से कुछ गैजेट्स के बारे में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाला मौसम कैसा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले उसमें आता है टेम्परेचर। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर हम सभी वेदर एलिमेंट्स में यूज होने वाले गैजेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी you read about different type of thermometers used for measuring the temperature, the clinical thermometer and the laboratory thermometer. You also learnt about temperature scales. One of them is the Celsius scale, another is Fahrenheit scale. If, for instance, we have a cool temperature of 15 degrees Celsius noted at 15 degrees C, it is the same as 59 degree Fahrenheit noted as 59 degree F. हमने पिछली क्लास में ही टेम्परेचर मेजर करने वाले गैजेट्स के बारे में पढ़ा है जो कि थर्मामीटर नाम से जाना जाता है। और हमें ये भी पता है थर्मोमीटर दो तरह का है। सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसके साथ हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिसके साथ हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। दोनों तरह के थर्मोमीटर कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कुछ इस तरह का होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा होता है जिसमें डिजिटल थर्मोमीटर भी होता है और मरकरी यूज करने वाला थर्मोमीटर भी होता है। थर्मोमीटर को मेजर करने का स्केल सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है। अगर किसी जगह पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है जिसको कि इस तरह लिखा जाता है तो इसका मतलब है फ़ारेनहाइट में वो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है जिसको इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में अगर हम 44 ऐड कर दें तो वो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर बन जाता है। जैसे 15 डिग्री में हमने 44 ऐड कर दिया तो वो 59 डिग्री लेकिन फ़ारेनहाइट बना सेल्सियस से। हम अपने आसपास वेदर से रिलेटेड बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे कि स्नो गर्म मौसम में जल्दी पिघलने लग जाती है। उसी तरह से जब क्लाउडी वेदर होता है तो हमें ठंड लगने लग जाती है। सर्दियों में कोकोनट ऑयल बॉटल में ही जम जाता है और सर्दियों में दही जमने के लिए ज्यादा टाइम लेता है, जबकि गर्मियों में ये जल्दी से जम जाता है। ये सारा वेदर के कारण होता है। There are several type of thermometers. Some simply measure the ambient temperature. Others record the maximum and minimum temperature during a day. Thermometers often use a colored liquid which expands when the temperature increases.
However, more and more digital thermometers are preferred as they are more precise and can record more data. Thermometers बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी 2 तरह के थर्मोमीटर देख चुके हैं और क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी हम डिफरेंट वेराइटीज देख चुके हैं। उसी तरह से कई थर्मोमीटर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करती है। एम्बिएंट का मतलब होता है कि हमारे आसपास का टेम्परेचर मेजर करती है और हमारे आसपास मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है वो बताता है। थर्मोमीटर्स में एक कलर्ड लिक्विड होता है जो गर्मी मिलने पर फैल जाता है और जिस नंबर तक वो फैला होता है वही टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है। अब ज्यादा से ज्यादा डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज होने लग गए क्योंकि वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, मतलब एग्जैक्ट डेटा देते हैं और ज्यादा डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। Indeed, temperature recording can be used to collect some useful statics. टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के साथ हम कुछ यूजफुल डेटा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि रेंज ऑफ टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 24 आवर्स। मतलब कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कितना ज्यादा गया है और कितना कम गया है, अगर उन दोनों को माइनस कर दे तो वो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। मान लीजिए एक दिन में टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री है तो वो रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेट्स से 30 डिग्री टेम्परेचर है दिन का, और रात के समय टेम्परेचर कम हो जाता है, लेट्स से 24 डिग्री रात का टेम्परेचर है। तो जो दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है, अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें, मतलब कि 30 माइनस 24 कर दें, जितना वैल्यू आएगा वो रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, दैट इज 6 डिग्री। द नेक्स्ट इज मीन डेली टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइडेड बाय 2। मीन डेली टेम्परेचर में दोबारा से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को लेंगे, जैसे कि हमने 30 और 24 लिया था, तो इस केस में हम दोनों टेम्परेचर्स को लेके प्लस कर लेंगे, दैट इज 54, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 27 डिग्री। तो मीन टेम्परेचर 27 डिग्री है। इसका मतलब है कि पूरा दिन टेम्परेचर तकरीबन 27 डिग्री के आसपास रहा, कभी 27 से थोड़ा सा बढ़ जाता था और कभी 27 से कुछ कम हो जाता था। डोंट मिस आउट, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज सेट अप इन 1875. Its motto is Adityat Jayate Vrishti, which means from the sun arises rain. The phrase comes from the ancient text Manusmriti, and the complete sentence reads, from the sun arises rain, from rain comes food, and from food living beings originate. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका काम वेदर की मॉनिटरिंग है और उसकी फोरकास्टिंग है, 1875 में बनाया गया था और उसका मोटो क्या था? आदित्यत जयते वरिष्ठि, जिसका मतलब है सूरज से ही बारिश आती है। इस पूरे फ्रेज का मतलब है सूरज से बारिश होती है, बारिश से खाना आता है और खाने से ही लिविंग बीइंग्स पैदा होते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम वेदर की मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग और फोरकास्टिंग है। इस डिपार्टमेंट के द्वारा ही हमें ये बताया जाता है कि आने वाले समय में वेदर कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपरेशन करता है और आम लोग भी तैयारी कर रखते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई रेन राइजेस फ्रॉम द सन? क्या आप ये सोच सकते हो सूरज से ही बारिश क्यों आती है? क्योंकि सूरज से पानी की इवेपोरेशन होती है और सूरज के कारण ही हवा गर्म या ठंडी होती है और सर्कुलेट करती है। इसी के कारण वेदर के डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं और बारिश आती है। Here's a chart of temperature of a city in Madhya Pradesh. What is the maximum temperature recorded in the week shown here? What is the minimum? Calculate the range. अब आगे वाले चार्ट में हमें मध्य प्रदेश के एक शहर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कितना कितना था और हमें उसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं कि रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम 28 फेब को देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री है और मिनिमम 16 है, तो इसका मतलब 29 माइनस 16 इक्वल्स 7 डिग्री। तो यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज 7 डिग्री है।
मतलब कि दिन और रात में तापमान का फर्क 7 डिग्री रहा है। उसी तरह से हम इसी डेटा से एवरेज टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमें मैक्सिमम प्लस मिनिमम टेम्परेचर ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। इस केस में हम करेंगे 29 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आएगा 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से आप सभी डेट्स पर टेम्परेचर की रेंज और एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करके कमेंट कीजिए। रिमेंबर द कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णन एंड आमिर। इफ कृष्णन सेड इट वाज 20 डिग्री इन चेन्नई एंड ही वाज फीलिंग अ लिटिल कोल्ड, he and Amir would have a measure they could understand. What do you think Amir's reaction to Krishnan's statement might be? अब जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, कृष्णन और आमिर ने बात की थी और कृष्णन ने बताया था कि चेन्नई में बारिश होने के कारण ठंड हो गई है। अब अगर कृष्णन कहता है कि टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया है, तो इस फिगर को दोनों ही समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि 20 डिग्री कितना होता है और 20 डिग्री होने पर मौसम कितना ठंडा होता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि कृष्णन गर्म एरिया में रहने वाला बच्चा है, इसलिए उसे 20 डिग्री बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आमिर माउंटेनियस रीजन में रहता है, तो उसके लिए 20 डिग्री प्लेजेंट वेदर होगा, क्योंकि वो स्नो भी देखता है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस डिग्री में चला जाता है। इसीलिए 20 डिग्री उसके लिए कोई ज़्यादा ठंड नहीं है। Second topic is precipitation. If the news says that a particular place received 30 mm of rainfall in a day, what does it mean? How is rainfall measured? जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो न्यूज़ में हमें बताते हैं कि किसी जगह पर कितनी रेनफॉल हुई है, तो वो एक वर्ड यूज़ करते हैं mm, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 30 mm। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है और रेन को किस तरह से मेजर किया जाता है? The amount of rainfall is measured with the help of an instrument called a rain gauge. When it rains, the water falls into the funnel and is collected in a cylinder. A scale is attached to the cylinder to measure the depth of rainwater collected. For example, when the height of the water collected is 5 mm, we say that the area received 5 mm rainfall. रेनफॉल मेजर करने के लिए जिस गैजेट को यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं रेन गॉज, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। रेन गॉज में ऊपर की तरफ एक फनल लगी हुई होती है और वो फनल एक सिलेंडर से कनेक्टेड होती है जिस पर स्केल बना होता है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। जब बारिश का पानी इस फनल में जाता है, सिलेंडर में इकट्ठा हो जाता है और सिलेंडर में जितनी इसकी हाइट होती है उस हाइट के अकॉर्डिंगली बताया जाता है कि रेन कितनी हुई है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वाटर 5 mm तक इकट्ठा हुआ है, इसका मतलब रेनफॉल 5 mm मतलब मिलीमीटर हुई है। मेक अ रेन गॉज एज शोन इन द डायग्राम अबव। प्लेस द रेन गॉज इन एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स दैट माइट ऑब्स्ट्रक्ट रेन। इंश्योर दैट द रेन गॉज इज ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड विल नॉट टिल्ट और टॉपल विद द विंड। यूजिंग द मेजरिंग स्केल, record the amount of rainwater collected at the same time every day for a month. If there is snow, allow it to melt before taking the measurement. Calculate the average rainfall for every week in that month and comment on the variation from week to week. जिस तरह से ऊपर बताया गया था, हम उसी तरह से एक रेन गॉज बना सकते हैं और किसी खुली जगह पर रख देंगे जहां पर वो लुढ़क कर गिरे ना। 1 महीने के लिए उसमें रोज रेन वाटर इकट्ठा करेंगे। ऐसा रेनी सीजन में ही पॉसिबल है और जितना रेन वाटर इकट्ठा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम रेन की मेजरमेंट को नोट करते रहेंगे। इस तरह से हम देख लेंगे कि हर हफ्ते कितनी बारिश पड़ती है और बारिश में कितना चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अवर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, बट यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम फील्स हैवी as before the thunderstorm. This is related to atmospheric pressure, which is the pressure exerted by the weight of the air above and around us. हमने देखा है कि टेम्परेचर और रेनफॉल हम इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें अपने आसपास की हवा काफ़ी भारी महसूस होती है, हमें एक दबाव महसूस होता है। खासकर ये किसी भी तरह के तूफान से पहले होता है।
तो ये जो दबाव होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब कि वातावरण का प्रेशर होता है, हम खुद पर महसूस करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आसपास की हवा भारी हो जाती है और भारी होने के कारण हमें उसका वजन महसूस होता है। The atmospheric pressure is higher near the sea coast and lower as we go higher up in the mountains. When you climb a mountain, air gets thinner than in the plain below. Sea के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन माउंटेन्स में ये ही प्रेशर लो होता है। इसी के कारण जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो वहाँ पर हवा पतली होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। The air pressure is lower and there is less oxygen available for your lungs to take in. With less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep you moving. That's why people sometimes feel breathless, dizzy or tired at high altitudes. इसी के कारण जब हम कोई पहाड़ चढ़ते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी लगती है, क्योंकि हमारे लंग्स तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और जब लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण हमें चलना मुश्किल लगेगा। इसी के कारण हमें सांस लेने में मुश्किल होती है और हम थकावट और डिजी फील करते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब हम प्लेन्स पर होते हैं तो वहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं और वो काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, मतलब हवा के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स या माउंटेन्स पर जाते हैं तो हवा थोड़ी लूज हो जाती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसके कारण हमें प्रेशर ज़्यादा महसूस नहीं होता। दिस डज नॉट मीन that the atmospheric pressure is always high in the plains below or on the coast. In fact, it sometimes drops dramatically, resulting in what meteorologists call a depression or low pressure system, which can sometimes develop into a storm or even a cyclone. तो जैसे कि हमने अभी देखा कि प्लेन्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है और ऐसा ही कोस्ट पर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है प्लेन्स और कोस्ट पर हमेशा ही हाई प्रेशर हो। कभी कभी वहाँ पर प्रेशर गिर जाता है और प्रेशर गिरने या कम होने के कारण वहाँ पे डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। लो प्रेशर सिस्टम से हम समझ ही सकते हैं कि प्रेशर कम हो गया है। उसी के कारण स्टॉर्म्स आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जहाँ पर गर्मी होती है या धूप होती है वहाँ पर प्रेशर हाई होता है, क्योंकि हवा नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, और जहाँ पे बादल होते हैं या ठंड होती है वहाँ पर हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, जिसके कारण नीचे वाले एरिया में प्रेशर लो रह जाता है। जब प्रेशर लो होता है, मतलब हवा ट्रेवल करके ऊपर चली जाती है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास से हवा तेजी से दौड़कर आती है, और उस हवा के तेजी से आने के कारण ही वहाँ पर स्टॉर्म या साइक्लोन्स बन जाते हैं। Think about it. Why do you think it would be important to measure atmospheric pressure? Who are the people most likely to use such measurements? अब देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसे कौन से लोग हैं जो प्रेशर की मेजरमेंट को यूज़ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर की मेजरमेंट को यूज़ करने के बाद मेट्रोलॉजिस्ट ये बता सकते हैं किसी एरिया में डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया तो नहीं बन रहा और क्या वहाँ पर स्टॉर्म तो नहीं आने वाला, जिसके कारण लोगों को बताया जा सकता है और गवर्नमेंट ऐसे एरिया जहाँ पर स्टॉर्म आने वाला है वहाँ से लोगों को हटाकर सेफ प्लेसेस पे डिस्प्लेस कर देती है। तो ये डेटा वेदर साइंटिस्ट, गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी पीपल भी यूज़ करते हैं। उसी तरह से माउंटेनियर्स भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि प्रेशर कितना कम है, ताकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो और अकॉर्डिंगली वो अपने ट्रैकिंग को प्लान कर सकें। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बैरोमीटर। एज विथ थर्मोमीटर्स there are several type of barometers. The unit they display is generally the millibar, abbreviated as MB. The normal atmospheric pressure at the sea coast is around 1013 MB. A pressure below 1000 MB indicates a depression. जैसे कि हमने पहले कई एलिमेंट्स के गैजेट्स के बारे में पढ़ लिया, उसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उसे
बैरोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर की तरह ही बैरोमीटर भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूनिट मिली बार यूज किया जाता है, जिसे MB लिखा जाता है। कोस्टल एरिया में जहां हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, वहां पर ये 1013 MB के नज़दीक होता है, और जिन एरियाज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 MB से नीचे चला जाए तो उन एरियाज में डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है, मतलब स्टॉर्म लाइक कंडीशंस बननी शुरू हो जाती हैं। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ये एक बैरोमीटर है। इसकी मेजरमेंट्स यहाँ पर लिखी गई हैं। जहाँ पर नीडल होगी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया में होगा। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि ये बैरोमीटर कितना प्रेशर बता रहा है। People who journey to places at high altitudes are advised to make pauses on the way to allow the body to acclimatize। अब जो लोग पहाड़ों पर ट्रैवल करते रहते हैं उनको ये एडवाइस दी जाती है कि थोड़ा ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाएं। ऐसा इसलिए है, अगर वो रुक जाएंगे तो उस एरिया के वेदर के अकॉर्डिंगली एक्लाइमेटाइज हो जाएंगे। एक्लाइमेटाइज का मतलब है कि वहाँ के मौसम के अनुसार उनकी बॉडी ढल जाएगी, मतलब अपनी बॉडी को उस वेदर के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेना। Our army personnel serve in high altitude places like Khardungla in Ladakh, which is over 5,600 meters above sea level. It is hard to imagine how they live and work in places where the oxygen level is so low. The atmospheric pressure there is generally about 650 millibars. ऐसे ही लद्दाख में एक प्लेस है खारदुंगला टॉप, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ 650 मिलीबार है, और उस एरिया में हमारे मिलिट्री पर्सोनल हैं, वो वहां पर रहकर देश की रक्षा करते हैं और इतने हार्डशिप में रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विंड। Wind is the movement of air from areas of high pressure to area of low pressure. Speed and direction are two important factors when we describe the wind. अब wind उस एयर को बोला जाता है जो मूव कर रही हो, मतलब जब एयर मूव करती है तो उसे विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड तब बनती है जब किसी एरिया से हवा लो प्रेशर क्रिएट करते हुए ऊपर उठ जाए और आसपास की एरिया से हवा उस लो प्रेशर एरिया की तरफ जाने लग जाए, तो जो हवा की स्पीड है वो बढ़ जाती है। बढ़ी हुई हवा की स्पीड को विंड कहते हैं। विंड सिर्फ अपनी स्पीड नहीं, डायरेक्शन के कारण भी जानी जाती है, मतलब कि विंड की सिर्फ स्पीड नहीं होती, डायरेक्शन भी होती है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो विंड है उसकी स्पीड कितनी है और कौन सी डायरेक्शन में है। Have you ever seen seeds like these flying in the wind? What would happen to the seeds if there was no wind? जैसे कि हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हमने हवा में कई सीड्स को उड़ते हुए देखा है। वो उड़ते हुए सीड्स हवा में एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं और जाकर कहीं पर भी नई प्लांटेशन शुरू कर देते हैं। The wind is an important element of the weather. Its direction and speed help in weather forecasting. Besides, air pilots and sailors need to be aware of wind data, as the wind has a great influence on flying or sailing. Farmers also use the wind direction to predict where rain might come from. Also, a greater wind speed will cause the soil to dry faster. Wind weather का एक बहुत important element है। Wind की डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि जो पायलट्स होते हैं जो कि प्लेन्स उड़ाते हैं या सेलर जो शिप चलाते हैं, उनके लिए विंड का डेटा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के विंड की स्पीड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही वो अपना रूट डिसाइड कर सकते हैं। फार्मर्स भी विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको अपने फार्म्स का ध्यान रखना है। कई बार फार्मर्स जब अपनी फील्ड्स में स्प्रे करते हैं तो उनको फील्ड में चलने वाली हवा की डायरेक्शन का पता करना होता है, ताकि हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली वो स्प्रे करें और जिस तरफ हवा जा रही है उधर ही स्प्रे के फ्यूम्स भी जाएं और उन पर ना पड़े। अगर स्प्रे के फ्यूम्स उन पर पड़ते हैं
तो स्प्रे वाली एयर को ब्रीथ करके पॉइजनड हो सकते हैं और उनकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट हो सकता है। उसी तरह से विंड की स्पीड से वो ये पता लगा सकते हैं कि मिट्टी उनकी सूखेगी या नहीं सूखेगी। सो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन एंड स्पीड? A wind vane or weather vane has a rotating arm with the pointer at one end and a tail at the other. When the wind blows, the tail is pushed and the pointer turns in the direction of the wind. It responds even to a light breeze. विंड को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट विंड वेन होता है, जिसमें एक साइड पर एक टेल लगी होती है और दूसरी साइड पर एरो होता है। जब विंड चलती है तो वो इस टेल को रोटेट करती है और उसी साइड में एरो को शो कर देती है जिस साइड विंड जा रही होती है। इसके साथ ही इसके नीचे एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जो ये मेजर करता है विंड की स्पीड कितनी है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, एक विंड वेन है जो एयरपोर्ट्स पे यूज किया जाता है। इस विंड वेन को वहां पर लगाने का पर्पस ये है कि इसको देखकर पायलट्स ये पता लगा सके कि विंड की डायरेक्शन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपना टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। दूसरी पिक्चर में एक अनीमोमीटर है जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। दिस विंड वेन ऑन द टरमैक इज कॉल्ड अ विंड सॉक. इट गिव्स पायलट्स एन इंडिकेशन of the direction of wind during take-off and landing. Similar socks are used in industry that release ashes and gases. ये जो विंड वेन है इसे विंड सॉक कहा जाता है और पायलट्स के द्वारा इसे यूज किया जाता है। इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होती हैं जहाँ पर पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं। The simplest instrument to measure the wind direction and speed is anemometer. It has 3 or 4 metal cups that rotate on a vertical shaft when the wind blows. The stronger the wind, the faster the rotation. A meter attached at the bottom counts how many times a anemometer spins in a certain period of time and calculates the wind speed in kilometer per hour written as km. सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो कि विंड की डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करता है वो है अनीमोमीटर, जिसमें 3-4 मेटल के कप लगे होते हैं और जैसे जैसे हवा चलती है तो वैसे ही वो उन कप्स को रोटेट करती है। जितनी ज़्यादा विंड होगी उतना ही ज़्यादा इसकी रोटेशन होती है। इसके बॉटम में एक मीटर लगा होता है जो हर रोटेशन को स्पिन करता है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने रोटेशन हुए हैं उसको काउंट करके रिकॉर्ड करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही ये कैलकुलेट करके बताता है कि विंड की स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर है। ये विंड का measuring unit है किलोमीटर पर आवर। The next and the last topic is humidity. Humidity is the last element of the weather on our list. It refers to the amount of water vapors present in the air. It also depends on factors like temperature, wind, pressure and location. Humidity का मतलब है कि हवा में कितने वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर्स का मतलब क्या है? अब जैसे हम जानते हैं कि धूप के कारण हर वक्त पानी इवेपोरेट होता रहता है और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही कंटेंट जब एयर में मेजर किया जाता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के अलावा विंड, प्रेशर और लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। Where do you think humidity is likely to be more, Kochi or Jaipur? You might guess that Kochi has higher humidity than Jaipur because it is located near the sea. But how will we know for sure? If we had to compare the humidity level between Kochi and Mangaluru, how would we do it? Discuss with your classmates. अगर हमें बताना हो कि कोच्चि और जयपुर में से ह्यूमिडिटी कहाँ ज्यादा होगी तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कोच्चि जो कि समुद्र के किनारे पर है वहाँ पर जयपुर से ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। लेकिन वहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी होगी और कितनी ज्यादा होगी ये हम नहीं बता सकते। ये बताने के लिए हमें कोई मेजरिंग स्केल और इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी हेल्प से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करें और स्केल के अकॉर्डिंगली उसको एक वैल्यू दे दें। We can answer these questions more precisely by learning how to measure humidity. इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें ये सीखना होगा कि ह्यूमिडिटी को किस तरह से नापा जाता है। Before we move forward, we need to remember our science lesson from grade 6 about the states of water. This will help us to understand how humidity is measured. हमने क्लास 6 में ऑलरेडी
साइंस में एक चैप्टर पढ़ा है स्टेट्स ऑफ वाटर, तो उसी की मदद से हम ह्यूमिडिटी के बारे में समझेंगे कि ह्यूमिडिटी किस तरह से मेजर की जाती है। लेट्स रिमेम्बर, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, more humidity, water evaporates slowly. This is typically the case on a rainy day. हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के थ्रू ये पढ़ चुके हैं। जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब पानी जब इवेपोरेट होता है तो ठंडक मिलती है। जैसे कि हमने देखा कि जब हम धुले कपड़ों को पंखे के नीचे डालते हैं, उनमें से जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो कपड़े ठंडे महसूस होते हैं। दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जब हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब ये है कि हवा में ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा पानी इवेपोरेट होकर हवा में बहुत स्लो आता है। ऐसा ज्यादातर रेनी डेज में होता है। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर विच इज इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन इज रेटेड एट 0%, while air saturated with water vapor will have a humidity of 100%. In practice, dry weather has a relatively humid range between 20% and 40%, while humid weather usually falls between 60% and 80% relative humidity. Humidity को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के तौर पर पढ़ते हैं, मतलब दूसरी किसी चीज के रिलेशन में इस ह्यूमिडिटी को पढ़ा जाता है। मतलब कि हम ये देखेंगे जब भी हमें ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो हम उसको परसेंटेज में बताते हैं कि हवा में कितनी % ह्यूमिडिटी है, तो इसीलिए इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है। जब हवा में बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी ना हो तो उसको 0% बोला जाता है। वैसे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा ही हवा में वाटर वेपर्स रहते हैं जो ह्यूमिडिटी जनरेट करते हैं, और जब हवा पूरी तरह से ह्यूमिडिटी से भरी हो तो उसे 100% बोला जाता है। नॉर्मली ड्राई डेज में ह्यूमिडिटी 20% to 40% होती है। इसका मतलब कि जब ड्राई वेदर होता है तो हवा में 20% ह्यूमिडिटी होती है और बाकी 80% और गैसेस मौजूद होती हैं। ह्यूमिड वेदर में ह्यूमिडिटी 60 to 80% होती है। इसका मतलब है जब ह्यूमिड वेदर होता है तो हवा में 60% to 80% कंटेंट ह्यूमिडिटी का होता है और बाकी और अदर गैसेस होती हैं। थिंक अबाउट इट, इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज 52% while in Kochi it is 84%, in which of the two places are wet clothes likely to dry faster, and where are you likely to sweat more, assuming the temperature is the same in both places? अगर दिल्ली में ह्यूमिडिटी 52% है, मतलब हवा में 52% वाटर वेपर्स हैं और 48% और गैसेस हैं, और कोची में ह्यूमिडिटी 84% है, इसका मतलब हवा में 84% वाटर वेपर्स हैं और बाकी की गैसेस 16% हैं। किस जगह पर कपड़े ज्यादा जल्दी सूखेंगे? जिस जगह पर ऑलरेडी हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो वहां पर इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी और कपड़े स्लो सूखेंगे, क्योंकि कपड़ों में मौजूद मॉइस्चर को हवा में जाने के लिए पूरी जगह नहीं मिल रही, बिकॉज हवा में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है। इसलिए कोची में कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है, अगर दोनों जगहों पर टेम्परेचर सेम है तो ज्यादा स्वेटिंग किस जगह पे होगी? ज्यादा स्वेटिंग ज्यादा मॉइस्चर वाली जगह में होगी। इसका मतलब ज्यादा स्वेटिंग कोची में होगी। तो हम कह सकते हैं दिल्ली में कम ह्यूमिडिटी होने के कारण कपड़े वहाँ जल्दी सूखेंगे और कोची में ज्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण स्वेटिंग ज्यादा होगी। बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स? दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड a hygrometer. Again, there are several type of hygrometers depending on the principle they are based on. The measurement of humidity is of great importance in many industrial processes such as food processing. Museums also monitor humidity as they need to maintain a dry environment to preserve their exhibit. अब humidity को measure कैसे किया जाता है? मतलब कि जो ये figures बताई जा रही हैं परसेंटेज में, ये कैसे measure की जाती हैं? इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हाइग्रोमीटर बोलते हैं। तो हाइग्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें से एक ये प्रेजेंट पिक्चर में आप देख सकते हो। ये एक हाइग्रोमीटर है और इसमें फिगर्स
0% से 100% तक दी गई हैं। ये निडल जिस फिगर पर पॉइंट करता है एयर में उतनी ही ह्यूमिडिटी होती है। इसके अलावा भी बहुत से हाइग्रोमीटर्स हैं जो अलग अलग मेथड से काम करते हैं। ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि इनको अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो होती है जिसमें फूड को प्रोसेस करके नई तरह के आर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि व्हीट की प्रोसेसिंग करने के बाद उसे बिस्किट बना दिया जाता है। तो इन इंडस्ट्रीज में ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो फूड जल्दी खराब हो जाएगा। उसी तरह से म्यूजियम्स में एंशिएंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमिडिटी के कारण खराब हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट की जाती है, ताकि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के बाद ये जो एंटीक आइटम्स हैं इनको बचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर स्टेशंस। अब हम पढ़ेंगे कि वेदर स्टेशंस क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। प्रेजेंट पिक्चर में आप एक वेदर स्टेशन देख सकते हो। इसकी डिटेल स्टडी इस टॉपिक में हम करेंगे। एज यू कैन सी, we need several instruments to measure the weather at a particular place and time. A weather station brings all these instruments together, making it easy to measure and track the weather. Readings of all the instruments are taken at regular intervals, which help in mapping and forecasting the weather. Weather station, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेदर फोरकास्ट करने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो हमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स की मेजरमेंट करके बताते हैं। तो वेदर स्टेशन एक इस तरह का स्टेशन होता है जहाँ पर सारे के सारे वेदर एलिमेंट्स को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं और उनकी मदद से हम वेदर को ट्रैक कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि वेदर किस तरह का होगा और उसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही शॉर्ट इंटरवल्स के बाद वेदर की मैपिंग की जाती है, मतलब वेदर का पैटर्न देखा जाता है कि वेदर किस तरफ जा रहा है और उसकी फोरकास्टिंग की जाती है, जिसको गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोग यूज करते हैं और अपने आप को किसी भी तरह के एडवर्स वेदर से बचाते हैं। इस पिक्चर में हम एक वेदर स्टेशन देख सकते हैं। ये वेदर स्टेशन एक स्टैंड पर डिफरेंट इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं रेनफॉल मेजर करने का इक्विपमेंट है। ये मॉइस्ट सॉइल को भी मेजर करता है, सॉइल के टेम्परेचर को मेजर करता है, जो आसपास पड़े पत्ते हैं उनकी वेटनेस की, उनमें गीलापन कितना है उसको मेजर करता है। बैरोमीटर आसपास के प्रेशर को मेजर करता है। साथ में ही यहाँ पर थर्मोमीटर लगा होता है और हाइग्रोमीटर लगा होता है जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। एक सोलर पावर्ड सेल लगा हुआ है जो इस पूरे सिस्टम को पावर देता है। इसके साथ ही और भी कई एलिमेंट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है, जैसे सोलर रेडिएशन, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, और ये सारा एक डेटा लॉगर में फीड कर दिया जाता है जिसकी मदद से वेदर फोरकास्टिंग की जा सकती है। An automated weather station or AWS is a self-operating system that uses various sensors to measure and record weather data such as temperature, humidity, wind speed and direction, precipitation and atmospheric pressure. Such stations are widely used in fields like agriculture, aviation, navigation, environmental monitoring and so on, providing accurate and timely weather information without the need for human intervention. Automated weather station है एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि अलग अलग वेदर एलिमेंट्स की मेजरमेंट लेता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये स्टेशन अलग अलग फील्ड्स में यूज होता है, मतलब कि अलग अलग एरियाज में यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में यूज करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है या ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड की स्पीड कितनी है, ताकि इससे क्रॉप को बचाया जा सके। उसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। एविएशन इंडस्ट्री मीन्स एरोप्लेन्स का ऑपरेशन जो किया जाता है उसमें भी ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को यूज किया जाता है, क्योंकि विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही पायलट्स प्लेन्स का टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। इसके साथ ही नेविगेशन में, मतलब शिप्स की मूवमेंट जो सी में होती है, उसके लिए भी ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, मतलब एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को पता लगाने के लिए, जैसे कि सोलर रेडिएशंस कितनी है, वेदर में क्या चेंजेस हो रहे हैं और इस तरह की बाकी की इंफॉर्मेशन। इस तरह की इंफॉर्मेशन ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन बिना ह्यूमंस की हेल्प के ही प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग मतलब
ऑटोमेटिक सिस्टम है। इन 2023 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेट अप एन AWS एट अ ग्लेशियल लेक ऑफ द सिक्किम एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 4,800 meters above sea level. The AWS provides early information about upcoming weather conditions. इस तरह का AWS सिक्किम की एक ग्लेशियल लेक पर बनाया गया है। ग्लेशियल लेक मतलब एक लेक ग्लेशियर्स के पास बनी हुई है। वहां पर ये सिस्टम लगाने का पर्पस ये है ताकि वेदर कंडीशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके और ग्लेशियर्स वेदर के कारण कितनी जल्दी पिघल रहे हैं ये मॉनिटर किया जा सके। प्रिडिक्टिंग द वेदर, मेट्रोलॉजिस्ट्स कलेक्ट डेटा यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे स्टडी द डेटा एंड यूज साइंटिफिक methods to try and predict the weather. Such predictions are very important nowadays as climate changes make extreme weather such as droughts, floods, cyclones etc. more frequent. मेट्रोलॉजिस्ट जिनका काम वेदर को मॉनिटर करना है वो इन सिस्टम्स को यूज करने के बाद वेदर को मॉनिटर करते हैं या वेदर को फोरकास्ट भी करते हैं। जो भी प्रेडिक्शन मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण आजकल एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि ऐसे वेदर्स जो कि नॉर्मल नहीं है, मतलब वेदर में चेंजेस या तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या बिल्कुल कम हो गए हैं। जैसे कि ड्रॉट्स, इसका मतलब है रेनफॉल बहुत कम हो गई है। फ्लड जिसका मतलब है रेनफॉल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साइक्लोन्स जिसका मतलब है डिप्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। और इस तरह के और भी नेचुरल कैलमिटीज हैं जो कि वेदर चेंजेस के कारण हो रही हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हेल्प अस टू बी रेडी फॉर सच इवेंट्स। They also enable local governments to mobilize resources and prepare for any disasters. For example, if stormy weather is expected at sea, fishermen are warned about venturing out in their boats, or an entire coastal area might have to be evacuated if a cyclone is expected. Meteorologists जो prediction करते हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के बाद लोकल गवर्नमेंट्स रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर देते हैं। इसका मतलब है जहां पर जरूरत होती है वहां पर उस तरह के रिसोर्सेज पहुंचा देते हैं। जैसे अगर ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कहीं पे ड्रॉट होगा तो वहां पे वाटर की अरेंजमेंट कर दी जाती है, और अगर कहीं पे फ्लड की वार्निंग दी जाती है तो वहां पर बोट्स, मेडिसिन और रहने के लिए सेफ शेल्टर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट्स एडवांस में किए जाते हैं। जैसे कि अगर स्टॉर्मी वेदर की प्रिडिक्शन हो तो फिशरमैन को वार्न कर दिया जाता है कि अपनी बोट्स लेकर समुद्र में मत जाएं, और पूरे के पूरे कोस्टल एरिया को भी खाली करवा दिया जाता है ताकि साइक्लोन से किसी तरह का नुकसान ना हो। Discuss in pairs different situations in which weather predictions are helpful. Make a list and after you have completed it, share it and discuss it with the pair sitting next to you. How many different categories of situations have you been able to identify? ये एक्टिविटी करने के बाद अगर आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के डिफरेंट एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज या वेदर पैटर्न है जो कि हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, जिसके साथ आप लर्निंग और ज्यादा बढ़ेगी। Look carefully at the map of India above. This map was issued by the Indian Meteorological Department on 19th May 2024. Study the icons and connect them to the condition shown on the map. अब एक मैप दिया गया है और उस मैप में कुछ आइकन्स दिए गए हैं जो कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रेजेंट मैप में डिफरेंट कलर्स शो किए जा रहे हैं और क्लाउड्स विद लाइटनिंग भी शो की जा रही है जिनका कलर भी डिफरेंट है। तो ये आइकन्स क्या शो करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आइकन फॉग शो करता है। ग्रे कलर के क्लाउड्स हैवी रेन शो करते हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स वेरी हैवी रेन शो करते हैं, और डार्केस्ट ब्लैक के क्लाउड्स एक्सट्रीमली हैवी रेन बताते हैं। जहां पर स्नो होती है वहां पर ब्लू क्लाउड शो किए जाते हैं, और हेल स्टॉर्म में ब्लैक क्लाउड्स के नीचे हेल्स दिखाए जाते हैं। डस्ट स्टॉर्म में डस्ट उड़ती दिखाई देती है। जहाँ पे टेम्परेचर अलग होते हैं वहाँ पे कौन से आइकन यूज किए जाते हैं। हीट वेव के लिए रेड थर्मोमीटर दिखाया जाता है जिसके ऊपर प्लस का साइन है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और कोल्ड वेव के लिए ब्लू कलर का थर्मोमीटर है जिस पर माइनस का साइन है, जिस मतलब है कि टेम्परेचर में फॉल होगा। कोल्ड डे के लिए सन दिखाया जाता है और थर्मोमीटर के पास माइनस का साइन है जो शो करता है कि टेम्परेचर गिरेगा। ग्राउंड फ्रॉस्ट के लिए ये वाला आइकन यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड के लिए विंड वेन
इस तरह से शो किया जाता है। और थंडर एंड लाइटनिंग के लिए ब्लैक क्लाउड के साथ लाइटनिंग शो की जाती है। हॉट एंड ह्यूमिड के लिए रेड थर्मोमीटर विद ह्यूमिडिटी शो करता है। रेड थर्मोमीटर विद ह्यूमिडिटी शो करता है। इसके अलावा हमने देखा मैप में डिफरेंट कलर्स भी हैं। हर स्टेट में डिफरेंट कलर्स किए हुए हैं। तो उनका क्या मतलब है? अगर ग्रीन कलर है इसका मतलब है वहाँ पे वेदर की कोई वार्निंग नहीं है। अगर येलो कलर है इसका मतलब है वेदर चेंज हो सकता है, इसलिए अपडेटेड रहो, इन्फॉर्मेशन लेते रहो। ऑरेंज कलर ये शो करता है कि अलर्ट रहने की जरूरत है और प्रेपरेशन करके रखो, मौसम बदल सकता है। जब रेड कलर रेड वार्निंग शो करता है जिसका मतलब है एक्शन लो और बचाव का काम शुरू कर दो। अब आपको ये पूरा मैप देखने के बाद सारे आइकन्स को अंडरस्टैंड करना है और ये पता लगाना है कि डिफरेंट स्टेट्स में वेदर कंडीशंस किस तरह की हैं और उसके अकॉर्डिंगली लास्ट में एक एक्टिविटी दी है, उसके आंसर्स करने हैं। जो एक्टिविटी दी गई है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे हैं? व्हाट डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग ऑन दैट डे? उस दिन पर किस तरह का मौसम है? व्हाट आर द वेरियस वेदर कंडीशन दैट IMD इज अलर्टिंग पीपल टू? और किस तरह के वेदर्स का अलर्ट दिया गया है? विच स्टेट्स हैव वार्निंग साइंस? कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर वार्निंग दी गई है? हम ऑलरेडी देख चुके हैं वार्निंग के लिए डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो आपको देखना है कौन से स्टेट्स में वार्निंग्स हैं। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया आर लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम सीवियर वेदर? और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि खराब मौसम से बचे रहेंगे, मतलब वहाँ पर किसी भी तरह की वार्निंग नहीं होगी। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर कलर है दैट इज ग्रीन। तो आपको देखना है कौन कौन से पार्ट्स में ग्रीन कलर है। विच स्टेट्स आर लाइकली टू फेस हीट वेव कंडीशन? हीट वेव कंडीशन के लिए आपको थर्मोमीटर देखना होगा कि थर्मोमीटर कहाँ पे बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली बताना होगा कि कौन से स्टेट्स में हीट वेव होगी। व्हाट आर द कॉजेज फॉर वार्निंग इन त्रिपुरा एंड लक्षद्वीप? त्रिपुरा और लक्षद्वीप में वार्निंग दी गई है, तो उन वार्निंग्स के कारण क्या हैं ये भी आपको समझना होगा। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली। कीप लर्निंग।